Hello everyone, this is Avdesh Pratap Singh. Welcome to my YouTube channel Avdesh Pratap Education. This is our fourth video of lecture series Indian Contract Act 1872. So today we are going to study about the proposal or offer, and we will also see the essential elements of a valid offer, the types of offer with case laws. इस वीडियो में हम ऑफ़र के बारे में हर एक चीज़ देखेंगे कि उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, विद प्रॉपर केस लॉस. ठीक है. That is why this is very important topic of Indian Contract Act. So don't miss the video. Watch till the end. Before starting the video, I would like to say please like, share and subscribe the video. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ऑफ़र और प्रपोजल. जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहली वाली वीडियो में पढ़ा था ऑफ़र के बारे में, जो कि सेक्शन 2A में जिसकी डेफिनेशन दी गई थी. अब ये सेक्शन 2A क्या कहता है, ये पूरी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको. क्या दिया गया है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन ईदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. अब ये क्या बात करता है? ये बोल रहा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, मतलब कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी जो इच्छा है वो उसको बताता है. क्यों बताता है? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने को या कुछ ना करने को, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट पर्सन. इस व्यू से बोलता है ताकि उस पर्सन की एसेंट वो ले सके, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस ले सके. ईदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. ठीक है. अब ऑफर टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स. एक एग्रीमेंट करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक ऑफर एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, ये सब लोग जानते हैं, और प्रॉमिसर. एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी और प्रॉमिसी. ठीक. अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा. मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹1,000, सॉरी 1 लाख. इन दिस केस मिस्टर ए इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर बी. हेयर ए इज द ऑफरर एंड बी इज द ऑफरी. सो नाउ लेट्स मूव टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारा पहला क्या है? पहला पॉइंट है हमारा, देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. यानी कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं या कोई भी ऑफ़र देते हैं तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम उसको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें उसमें, यानी कि हम उसको कोर्ट में इन्फोर्स करा सकें. अब जैसे कि कुछ सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई देयर इज़ नो एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट्स में कोई लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं होता है. जैसे कि मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक कार दिला दो. तो पापा ने बोला ठीक है मैं दिला दूंगा, लेकिन अगर तुम BA LLB में फ़र्स्ट रैंक ले आए तो मैं तुमको कार दिला दूंगा. लेकिन और मेरी फ़र्स्ट रैंक आ भी गई, लेकिन पापा ने कार नहीं दिलाई. तो अब मैं जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता हूँ कि पापा ने मेरे से प्रॉमिस करी थी और उन्होंने मुझे कार नहीं दी. तो लेकिन मैं ये जाके बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था. ठीक है. इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बेलफोर वर्सेस वेलफोर का. तो अब इस केस के बारे में थोड़ा जानते हैं. ये केस क्या है? अब एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. कैसे पता चलेगा कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है कि नहीं है ऑफर में? तो वो पता चलेगा सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से. जैसे कि केस है वेलफोर वर्सेस वेलफोर का. इसमें क्या होता है? डिफेंडेंट जो कि हस्बैंड है, हु वाज एम्प्लॉयड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब इन सीलोन, ठीक है, वेंट टू इंग्लैंड विद हिज वाइफ ऑन लीव. अब हस्बैंड और वाइफ दोनों जाते हैं इंग्लैंड छुट्टियां मनाने. फॉर हेल्थ रीजन्स द वाइफ वॉज अनेबल टू अकम्पनी द हस्बैंड अगेन टू सीलोन. अब क्या हुआ? वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है. ठीक है, वो इंग्लैंड में ही रह जाती है और वो सीलोन वापस नहीं आ पाती है.
तो हस्बैंड ने उसको बोला कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर महीने $30 तुम्हें एज मेंटेनेंस दूंगा, तुम वहीं पे रहो, ठीक है। द हस्बैंड हैविंग फेल्ड टू पे दिस अमाउंट। अब हस्बैंड क्या हुआ, हस्बैंड फेल हो गया उसको पे करने में, ये अमाउंट उसने नहीं दिया उसको अमाउंट, तो वो चली गई कोर्ट, ठीक है। उसने सू कर दिया अपने हस्बैंड को। तो कोर्ट ने क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट देयर बीइंग नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो द हस्बैंड वॉज नॉट लाइबल। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब ये कम्युनिकेशन का हम लोगों ने सेक्शन 4 में पहले ही देख रखा है, ठीक है, ये लिखा है, तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, जब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, ठीक। इसमें एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ये सारे पढ़ लेना जरूर जाके। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस के क्या फैक्ट हैं कि जो डिफेंडेंट होता है उसका जो नेफ्यू होता है वो घर से चला जाता है, ठीक है। अब वो खो गया है, घर से चला गया, मिसिंग है, तो जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ यानी कि उसका सर्वेंट अपने सर्वेंट से बोलता है जाओ जाके मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। तो वो जाता है ढूंढने, जब वो ढूंढने चला जाता है तो डिफेंडेंट क्या करता है, एक रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस करता है 501 रुपये का, 501 रुपीज़ का उस व्यक्ति को जो कि उसके लड़के को ढूंढ के देगा उसको। तो जो प्लेंटिफ है यानी कि उसका सर्वेंट, उसको इस बात की पता नहीं थी, उसको ये रिवॉर्ड का पता नहीं था, और उसको वो लड़का मिल भी जाता है और वो उसके लड़के को ला के उसको दे देता है। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि इस पर तो इनाम था, मुझे 501 रुपये मिलने चाहिए थे, तो वो जाता है कोर्ट में, वो कहता है कि मुझे भाई मेरे 501 रुपये दिलवाइए, इस पर तो इनाम था। ओके, ही ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू क्लेम दिस रिवॉर्ड। सो क्या हेल्ड हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, वो इग्नोरेंट था, उसको पता नहीं था। हिज एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लॉस्ट बॉय डिड नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ठीक, एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि सिर्फ ऐसे बोल देने से ऑफ़र नहीं होता है वैलिड ऑफ़र, उसके बोलने का पर्पस क्या है, वो बोलना इसलिए चाह रहा है, अपना ऑफ़र तुम्हें दे रहा है ताकि तुम एक्सेप्टेंस दे सको, उसको स्वीकार कर सको, ठीक है, फॉर टू ऑब्टेन योर एसेंट, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज it may be conditional but it should not contain a term of non-compliance of which would amount to acceptance. And next point is the offer may be either specific or general. ये चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे कि स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है, जनरल ऑफ़र क्या होता है। ओके, द ऑफ़र मे बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 9 आ जाता है। सेक्शन 9 अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं। Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. Insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. यानी कि एक्सप्रेस ऑफर कब होगा, जब ऑफर राइटिंग में हो या ओरल हो, यानी कि मुंह से बोल के हो। और इम्प्लाइड ऑफर कब होगा, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़, यानी कि पार्टी के बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से। जैसे कि कंडक्ट में इम्प्लाइड ऑफर में क्या आ जाता है, कोई बस आती है, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस रुकी, आप बैठे और चले गए, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़। ना कि आपने कहा कि भाई बस वाले रुको, आपने कोई ऑफर नहीं दिया, लेकिन बस रुकी, आप बैठे, दिस इज़ योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर एक्ट, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र। अब हम लोग इसको समझते हैं, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ऑफ़र क्या होता है और इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, ये दोनों कैसे अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल हिज गुड्स बट मेक्स सम स्टेटमेंट और गिव्स सम इंफॉर्मेशन विद अ व्यू
टू इनवाइटिंग अदर्स टू मेक ऑफर्स ऑन दैट बेसिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ठीक, कैटलॉग ऑफ बुक्स इंडिकेटिंग प्राइसेस। अगर एक कैटलॉग है उसमें कई सारी बुक्स की प्राइसेस लिस्ट दी गई है, ठीक है, तो वो क्या है, वो कस्टमर को दिखाई जा रही है ताकि तुम आके शॉपकीपर से उसको इनविटेशन दो ऑफ़र का कि आप मुझे कौन सी बुक, ये वाली बुक मुझे चाहिए। ठीक है, नाउ द सेकंड एग्जांपल है गुड्स डिस्प्लेड इन ऑक्शन। जब आप कहीं ऑक्शन में जाते हैं जो गुड्स दिखाए जाते हैं वो भी एक इनविटेशन टू ऑफ़र है, ना कि ऑफ़र है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग फॉर टेंडर्स। जो टेंडर्स के लिए एडवर्टाइज कॉल किया जाता है कि आओ भाई टेंडर निकला है अब आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इनविटेशन टू ऑफ़र है, ना कि एक ऑफ़र है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स ईदर इन अ शो विंडो और इनसाइड द शॉप एंड सच गुड्स बियर प्राइस टैग्स। जब आपने देखा होगा, आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आप दुकानों में जाते हैं, तो बाहर पे शो विंडो पे या इनसाइड द शॉप पे बहुत सारी गुड्स डिस्प्ले किए जाते हैं विद देयर प्राइस टैग्स। ठीक है, आप गए, आपने देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकानदार जो है वो ऑफ़र दे रहा है आपको। नो, ही इज़ नॉट ऑफरिंग यू, ही इज़ जस्ट डिस्प्लेइंग ऑफ हिज गुड्स। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू आर गिविंग him invitation to offer. Okay, now it depends on shopkeeper that he accepts your offer or not. So इसमें दो केसेस हैं, एक है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड बूट्स कैश केमिस्ट्स लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज़ हार्वे वर्सेस फेसी। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र, कितने प्रकार के ऑफ़र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है क्रॉस ऑफ़र। ठीक, क्रॉस ऑफर क्या होता है, व्हेन द ऑफर्स मेड बाय टू पर्सन्स कंटेनिंग सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेन क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट दे आर नॉन एज क्रॉस ऑफर। यानी कि जब दो लोग एक दूसरे को एक ही टाइम पे ऑफ़र देते हैं और सेम ऑफ़र देते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, और ये उसने पोस्ट डाल दी, ये लेटर डाल दिया पोस्ट में 1 तारीख को। ठीक है, बी ने भी एक ही तारीख को पोस्ट में लेटर डाला कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ 1 लाख में। यानी कि सेम चीज़ है, सिमिलर टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग है, सब सेम है, लेकिन अब इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। ऐसे सिर्फ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा कि दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम, सो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर वुड अराइज नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, अ कॉन्ट्रैक्ट कुड अराइज ओनली इफ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर एक्सेप्टेंस दे देता है या दोनों दे देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसमें एक केस है टिन वर्सेस हॉफमैन का। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि ए बी को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें अपना सामान बेचना चाहता हूँ इतने रुपए में, और उसी टाइम पे बी भी ए को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारा इतना सामान खरीदना चाहता हूँ और उतने ही रुपए में। यानी कि सेम टाइम पे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, अब ए और बी दोनों ने एक्सेप्टेंस नहीं दी ऑफ़र की। ठीक है, वो क्रॉस ऑफ़र हो गया। अब बी जाता है कोर्ट में ए के खिलाफ कि इसने मुझे अपना सामान नहीं दिया, मतलब कि सप्लाई नहीं करी, जबकि इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अब कोर्ट ने क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वर ओनली 2 क्रॉस ऑफर्स एंड द ऑफर ऑफ नीदर ऑफ द पार्टीज हैविंग बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर। यानी कि जो ऑफ़र दिया था दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, सो देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट विच वुड बी इन्फोर्स्ड। ओके, सो द नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑफर। अब काउंटर ऑफर में क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल ऑफर होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, तो ये क्या हुआ, ये ओरिजिनल ऑफ़र है। और आपने क्या कहा, नहीं मैं आपकी 50,000 रुपये में नहीं, मैं 40,000 में आपकी बाइक लूँगा। तो ये क्या, आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसमें कंडीशन भी लगा दी, ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑफ़र। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे काउंटर ऑफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग शॉपकीपर यानी कि कुछ सामान ख़रीदने जाते हैं शॉप्स पे, तो हम लोग वहाँ पे बारगेनिंग करते हैं। जैसे कोई कपड़ा लिया, एक शर्ट ली 500 रुपये की,
ठीक है। दुकानदार ने बोला ये 500 रुपये की शर्ट है, आपने कहा नहीं भैया हम आपको 400 की देंगे, तो ये क्या है, ये काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑफर क्या होता है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ये होता है जो कोई भी ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए हो। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 8 क्या कहता है, इसी में कवर हो जाता है जनरल ऑफर में ही। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ये कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी प्रपोजल में अगर कुछ कंडीशंस दी गई हुई हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, और जो एक्सेप्टर है वो कंडीशंस परफॉर्म कर देता है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो जाती है बाय जस्ट परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल, इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक बात है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन जनरल ऑफर। इसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है जनरल ऑफर में, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें एक केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डिफेंडेंट है वो एक कंपनी है, वो है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, वो एडवर्टाइज़ करती है अपने प्रोडक्ट का जो है कार्बोलिक स्मोक बॉल। अभी कार्बोलिक स्मोक बॉल है क्या, ये है अ प्रिवेंटिव रेमेडी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, ये एक तरीके की दवाई है। ठीक है, अब उस एडवर्टाइजमेंट में वो लोग क्या दिखाते हैं कि जो भी जिसको भी इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है या इस तरीके की कोई डिसीज़ है, ठीक है, और अगर वो इस स्मोक बॉल को यूज़ करता है, इस दवाई को यूज़ करता है 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स, यानी कि कंडीशंस दे रखी हैं कि ऐसे ऐसे कोई यूज़ करता है हमारी दवाई को और तब भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम उनको कुछ पैसे देंगे, यानी कि कुछ रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो इसमें मिसिस कार्लिल नाम की जो प्लेंटिफ हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखती हैं और ख़रीद लेती हैं स्मोक बॉल को, ठीक है, फ्रॉम अ केमिस्ट, और वो यूज़ करती हैं सेम इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंडेंट्स। जो भी उसमें कंडीशंस लिखी रहती हैं वो उसी तरीके से यूज़ करती हैं उस दवाई को, लेकिन फिर भी बट स्टिल कॉट इन्फ्लुएंजा, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो वो शी शूड द डिफेंडेंट्स टू क्लेम द रिवॉर्ड फॉर एडवर्टाइज्ड बाय देम। अब वो लोग वो क्या करती हैं, वो कोर्ट चली जाती हैं और क्लेम करती हैं रिवॉर्ड को। इट वॉज हेल्ड दैट दिस बीइंग अ जनरल ऑफर एड्रेस्ड टू ऑल द वर्ल्ड had ripened into a contract with the plaintiff by her act of performance of the required conditions and thus accepting the offer। अब ये हेल्ड होता है कि जो उन्होंने परफॉर्म किया है, यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो उन्होंने परफॉर्म किया, तो अब वो क्या हो गई, एक्सेप्टिंग द ऑफर हो गई, वो एक्सेप्टेंस हो गई ऑफर की। ठीक है, और ये जो ऑफ़र था ये जनरल पब्लिक के लिए था, मतलब जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए था, तो उसमें से कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता था, तो उनको शी वॉज देयरफॉर इंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफ़र। अब ये उल्टा है जनरल ऑफ़र का। जनरल ऑफ़र में क्या होता है, ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक एट लार्ज, लेकिन इसमें क्या होता है, व्हेन द ऑफ़र इज़ मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और असर्टेन पर्सन नॉट पब्लिक एट लार्ज नॉन एज स्पेसिफिक पर्सन। ए ने बी को बोला, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन को बोला, ना कि सभी को बोला। ठीक है, बहुत सरल है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज अ स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। कोई भी ऑफ़र है उसमें अगर लिखा है प्रपोजल में कि हमारा ऑफ़र जो है ये सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड है, तब तक आप अगर एक्सेप्टेंस देते हैं अपनी तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। तो ये क्या है, 3 महीने तक वो स्टैंडिंग ऑफ़र है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ लिया है, ऑफ़र के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। ऑफ़र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, एसेंशियल्स क्या होते हैं एक वैलिड ऑफ़र के, कितने टाइप्स होते हैं ऑफ़र के, सारी केसेस देख लगी हैं हम लोगों ने। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।